यस, बॉयज एंड द गर्ल्स, भाई लोग और उनकी बहन लोग। अरे हाँ ना, किधर गए सब लोग, सो गए? यस सर। हाँ, मुझे लगा सब सो गए ऐसे ही डर करके। चलो ठीक है, गुड, थैंक यू अमन, आई एम ऑल गुड। आप कैसे हो? ओके, नाउ विल स्टार्ट विद द टीएस ऑफ द मोनोकॉट रूट। हम लोगों ने कल क्या परसों लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था टीएस ऑफ द डाइकॉट रूट। आज हम लोगों को देखना है टीएस ऑफ द मोनोकॉट रूट। ठीक है, डाइकॉट रूट का एक टिपिकल प्रेजेंटेशन था जिसमें प्रॉपर पोजीशनिंग था ऑफ द जाइलम एंड फ्लोएम। सेम पैटर्न में स्टडी करना है जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम स्टडी किया था, जैसे पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो वी आर गोइंग टू स्टडी मोनोकॉट रूट फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे। तो आउटसाइड वाला जो पार्ट रहता है तो उसमें सबसे पहला ये आउटर लाइनिंग आएगा। सिंस इट्स अ रूट, सो नेचुरली द सेल्स हियर विल बी सेम एज दैट ऑफ द डाइकॉट रूट। जैसे मोनोकॉट डाइकॉट रूट के थे वैसे ही ये स्ट्रक्चर्स मोनोकॉट रूट के रहेंगे। सो वी आर गोइंग टू हैव these cells called as the epiblema, which is a type of epithelial cell. Now these are called as what? ये जो triangular shape दिख रहा है आपको, these are known as the root hairs। ठीक है, यहाँ पर root hairs रहेगा। So epiblema, which is also known as the piliferous layer। Okay, so the other name for epiblema is the piliferous layer। Naturally ये वाला रहेगा root hair। इसके नीचे क्या आएगा? ठीक है, रूट हेयर्स रहेंगे। सो रूट हेयर्स आर रिक्वायर्ड फॉर द एब्जॉर्प्शन पर्पस। फिर इसके नीचे क्या आएगा? सो वी आर गोइंग टू हैव दीस सेल्स। व्हाट आर दीस सेल्स कॉल्ड एज? The cells are called as, yes, bolo, cortex। Very good, Gaurav। So they are called as the cortex। Why my voice is low? I'm all okay? No sir, it's okay. It's perfect ना? Okay, ठीक है। सो एपिब्लेमा और कॉर्टेक्स के बीच में ये लाइनिंग आएगा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेरी गुड भूषण, एक्सोडर्मिस। और फिर कॉर्टेक्स के नीचे रहेगा और एक इंपॉर्टेंट लाइनिंग। ठीक है, कॉर्टिकल सेल स्टोर करते फूड को, ये वाला लाइनिंग है। दिस इज नोन एज व्हाट? एंडोडर्मिस। वेरी गुड, दिस इज कॉल्ड एज एंडोडर्मिस। और एंडोडर्मिस के ये जो सेल्स आते हैं बैरल शेप्ड सेल्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? व्हाट डू वी कॉल देम एज? कैस्पेरियन ट्रिप। वेरी गुड, फैंटास्टिक। तो यहाँ पे भी बन गया आपका बैरल शेप सेल्स फॉर्मिंग द कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। और बीच बीच में वी आर गोइंग टू हैव द सेल्स व्हिच डज नॉट हैव द थिकन्ड सेल वॉल, एंड दिस इज बेसिकली बिकॉज ऑफ द सबेरिन। Because Casparian strip is formed because the cell wall of these cells will get deposition of the suberin। Okay, और ये बीच वाले जो cells होते हैं we call them as what? We call them as the passage cells, the one which is responsible for what? Transport of water। तो उसको हमने नाम दिया है passage cells। करेक्ट? तो ये टिपिकल स्ट्रक्चर जैसा हम लोगों ने डाइकॉट रूट में देखा था एग्जैक्टली वैसा ही स्ट्रक्चर रहेगा, सेम डिक्टो, सेम एज अबाउ इन मोनोकॉट रूट। दैट इज द पार्ट 1, मतलब बाहर का रीजन। अभी थोड़ा अंदर की तरफ जाते हैं। When we enter inside, very good Bhushan। So inside we are going to have the structure known as the pericycle। ठीक है, flattened cells, parenchymatous cells called as the pericycle। Now this is basically a single layer of parenchymatous cells, and this single layer of parenchymatous cell here is known as the pericycle। Okay, पेरीसाइकिल के बाद देन वी आर गोइंग टू हैव पेरीसाइकिल के अंदर। नाउ पेरीसाइकिल इज गोइंग टू सराउंड द स्टील, तो अंदर स्टील रहेगा। सो व्हाट दिस स्टील इज मेड अप ऑफ? सो द स्टील इज कंपोज्ड ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स। नाउ व्हाट आर दीज? दिस इज नोन एज द जाइलम। तो जाइलम के दो पार्ट आते हैं, कौन कौन से? वन इज, यस, व्हाट आर द टू पार्ट्स ऑफ द Protoxylem। Very good, protoxylem and metaxylem। So as you can see here, metaxylem is inside and protoxylem is outside। So what kind of arrangement are we seeing? Protoxylem छोटा है, metaxylem बड़ा है। इसके लिए मतलब ये developing, ये developed है। So protoxylem is outside, metaxylem is inside। So what type of arrangement is this? Very good, Bhushan। So it is known as exarch arrangement। क्या बात है, आज भूषण धड़ाधड़ आंसर कर रहा है। वेरी गुड। सो दिस इज कॉल्ड एज एक्सार्च अरेंजमेंट। सो अगेन सेम जैसा हम लोगों ने डाइकॉट में पढ़ा था, रेडियल वैस्कुलर बंडल्स रहते हैं, जैसा हम लोगों ने रूट्स में पढ़ा था तो वैसा ही ये रहेगा। सो दिस आर ऑल कॉल्ड एज द रेडियल वैस्कुलर बंडल। सो जाइलम इज प्रेजेंट एट अ डिफरेंट रेडाई एंड द फ्लोएम विल बी प्रेजेंट एट दी डिफरेंट रेडाई। तो दोनों का रेडियस अलग है। सो दिस इज नोन एज व्हाट? रेडियल वैस्कुलर बंडल।
पहला वाला कैसा था, कोलैटरल कंजॉइंट था ना, ये वाला रेडियल वैस्कुलर बंडल सेल. सो देयर इज अ डिफरेंस, राइट. नाउ the rest of the cells around the vascular bundles are all parenchymatous. तो ये पूरा ऐसा ग्रीन कलर का सेल्स आ जाएगा. So these cells are what? These are called as the parenchymatous cell. Now can you see a central portion here which is very large? अगर आप डाइकॉट रूट की बात करते हो जो हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था, तो उसमें ये मिडिल रीजन एकदम छोटा था, यहाँ पे मिडिल रीजन बड़ा है. ठीक है. So this tissue is again connective tissue or conjunctive tissue which is found between the xylem and phloem, and this one is the pith. So pith is going to be very large. So central part of the stele is large and well developed. Okay, so this is how the arrangement of the internal arrangement of the structures will be seen. अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो जाइलम और फ्लोएम का जो अरेंजमेंट है ना, यहाँ पे कैसा है, इट इज मोर देन 6 ना. डू यू रिमेम्बर डायर्स टू हेक्सार्च मैंने बताया था लास्ट टाइम आपको. हाँ, तो यहाँ पे ये 6 से ज्यादा है ना, बराबर है. तो ये 6 से ज्यादा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे. यस, वेरी गुड सफोरा, इट इज नोन एज पॉलीआर्च. करेक्ट. सो इट्स कॉल्ड एज द पॉलीआर्च अरेंजमेंट, राइट. सो बस हम लोगों को सबको साथ में देखना है. सो दिस इज अगेन एपिब्लेमा. एपिब्लेमा को रहेंगे विद द रूट हेयर्स. एपिब्लेमा के नीचे रहेगा एक्सोडर्मिस. एक्सोडर्मिस के नीचे रहेगा कॉर्टेक्स. कॉर्टेक्स के आजू बाजू में रहेगा, बाहर से रहेगा सराउंडिंग द सेल्स कॉल्ड एज एंडोडर्मिस. एंडोडर्मिस से बनता है कैस्पेरियन सेल्स, सबराइज्ड सेल्स एंड पैसेज सेल्स. Suberized cells will form the Casparian strip. Passage cells will help in transport of water. पानी को carry करेंगे. And this is the stele. Stele is surrounded by pericycle. Then there will be protoxylem. अंदर की तरफ रहेगा metaxylem. And then we are going to have the phloem. So xylem and phloem will show different radii. And then there is connective tissue or conjunctive tissue, which is of the green color or centrally placed pith. So pith is large in monocot root, pith is small in dicot. Correct. And as I said, the pith is going to be larger here. And since the number of group of xylem and phloem is more than 6, जैसे यहाँ पे आप अगर देखोगे तो almost मेरे ख्याल से 8 है. ठीक है. So there are 8 which are such arranged, xylem and phloem which are arranged here. So then we call this as polyarch condition. So the condition is known as polyarch. समझा? Is this clear everyone? Yes, sir. कौन सा लास्ट स्लाइड चाहिए अमूली आपको? अमूली को लास्ट स्लाइड चाहिए कोई तो भी. हेलो. सेम है, पैटर्न में बहुत ज्यादा फर्क नहीं आएगा. अगर आप जैसे अब ये रूट की बात करते हैं ना, इफ वी कंपेयर बोथ द रूट्स ना, और ये दोनों रूट का स्टील अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो व्हाट इज द कंपैरिजन. जैसे ऊपर वाला डाइकॉट है और नीचे वाला मोनोकॉट है. ठीक है. सो दिस वन इज द डाइकॉट, दिस वन इज द मोनोकॉट. अच्छा, दिस स्लाइड, ये वाला स्लाइड. एनीवे, नाउ ओके. So now if we have to understand the difference between the TS of the dicot root and monocot root, what are the differences? So difference में सबसे पहला तो the stele will be, or rather this entire structure stele will be hexarch. ठीक है. So it's going to be diarch to hexarch, मतलब 6 से ज्यादा नहीं आएगा. Right? Here the stele of the monocot root is going to be polyarch. Second important difference here, as you can see here, conjunctive tissue or connective tissue is parenchyma. Here the connective tissue will be either parenchyma or sclerenchyma. दोनों में से कोई एक रहेगा. Yes, correct दिया. Now here we are going to have vascular cambium which is present. So vascular cambium will be present, which is present between the xylem and phloem. Vascular cambium here is absent. Now if we observe the pith, pith कैसा है यहाँ पे? The pith is going to be small. ठीक है. So यहाँ पे pith का size रहता है small, whereas the pith here is going to be a larger one. ठीक है. So this is the difference between the typical section of dicot and monocot root. Clear? तो डिफरेंस है ये बिटवीन द सेक्शंस ऑफ बोथ डाइकॉट रूट एंड. अभी क्योंकि अच्छा ये दोनों को ही कंपेयर क्यों किया? बिकॉज एक्सटर्नल पार्ट जो है ना, जिसमें एपिडर्मिस था, रूट हेयर्स थे, एपिब्लेमा था, रूट हेयर्स थे,
एक्सोडर्मिस था, फिर लाइक यू नो कॉर्टेक्स था, फिर ये था कैस्पेरियन स्ट्रिप और बैरल शेप्ड सेल्स एंड द दिस वन पैसेज सेल्स. सो द एवरीथिंग इज सेम. Since that is all common, so we have compared the steel of dicot and monocot root. ठीक है, इसका एक फोटो ले लो and then we will move ahead. हो गया? Shall we now आगे बढ़े? Yes, sir. क्या हो गया अद्वय? What is remaining? फोटो लेने में इतना टाइम लगता है अद्वय? Take a screenshot and we will move. चलो. Now the yes, what happened? What happened? Okay. Very good. Phone charging पे था. Now the next one is the TS of the dicot stem. Okay. Now when we observe the stem under the microscope, it is seen something like this. तो stem आपको ऐसा दिखेगा. रूट हमने देखा तो उसमें कुछ अलग. अच्छा, रूट में जो एपिब्लेमा होता है, एपिडर्मिस होता है, उसको क्या होता है? रूट हेयर्स. वैसा ही स्टेम का जो एपिडर्मिस होता है उसको क्या आएगा? ट्राइकोम. डू यू रिमेम्बर? ट्राइकोम विच इज मल्टीसेल्युलर स्ट्रक्चर एंड रूट हेयर्स आर यूनिसेल्युलर वन. ठीक है, तो बस वही सारी चीजें जो हम लोगों को लिखनी है. सो अगेन पार्ट 1 वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड. सो सबसे बाहर का लाइनिंग ऑफ दिस, the pericycle cells will be parenchymatous only, right? कहाँ पे दिया? Where? In the dicot. Dicot what? The dicot root. Dicot root में ना, हाँ. और whereas monocot में it's going to be sclerenchymatous also. Can be. Okay. चलो, ये सबसे पहला outermost single layer of compactly arranged cells is known as epidermis. अभी एपिब्लेमा की जगह इसको नाम दिया एपिडर्मिस. ठीक है, it's going to have these multicellular hair-like structures called as the trichome. करेक्ट, तो ये रहेगा. अच्छा, इसको जैसे हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि स्टेम और रूट को, स्टेम और लीफ को रहता है कवरिंग ना, सो दैट कवरिंग, वैक्सी कवरिंग हियर इज नोन एज द क्यूटिकल. ओके. तो वैक्सी कवरिंग रहेगा स्टेम को भी और ऐसे कवरिंग आएगा लीफ को भी. ये से सबराइज सेल्स आदित्य आर प्रेजेंट इन बोथ मोनोकॉट एज वेल एज डाइकॉट रूट. तो इसके लिए एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो है ना वो दोनों का कॉमन है. ओके, सो दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. ठीक है, चलो अभी इसके नीचे जस्ट बिलो द एपिडर्मिस वी आर गोइंग टू हैव दिस सेल लाइनिंग हियर अराउंड 3 to 5 लेयर्स ऑफ कोलेनकाइमेटस सेल्स हियर, दैट इज नोन एज हाइपोडर्मिस. तो यहाँ पे हाइपोडर्मिस कैसा बन गया अभी? कोलेनकाइमेटस. ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी अ कोलेनकाइमेटस सेल्स. कोलेनकाइमा इसके लिए बिकॉज टू प्रोवाइड रिजिडिटी, जिसकी वजह से स्टेम को रिजिडिटी आएगा बस. और हाइपोडर्मिस के नीचे फिर से वही सेल्स आएंगे. दिस सेल्स आर नोन एज द parenchymatous cells called as the cortex. So several layers of parenchymatous cells forming a structure known as the cortex. और cortex के नीचे फिर से आएगा और एक important lining that's called as the endodermis. Okay, but this endodermis again will have the barrel shaped cells. लेकिन फर्क ये है कि ये जो barrel shaped cells रहेंगे they will contain the starch. So they will be rich in starch, so we call them as starch sheath. मतलब ये ना ऐसे बड़ा सा thick layer बनाना चालू कर देते हैं. So this appears like a sheath. Sheath मतलब layer which is made up of starch. नहीं, यहाँ पे कैस्पेरियन स्ट्रिप वगैरह नहीं रहेगा क्योंकि that's a presentation in the root. और यहाँ पे उसकी जरूरत नहीं है. क्यों नहीं है? Because now water will be carried through the xylem and phloem ना. वहां पे कैसे अभी तक वो रूट में जाइलम और फ्लोएम तक पानी गया नहीं था. सो टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ द वाटर देयरफॉर कैस्पेरियन स्ट्रिप विल बी प्रेजेंट. प्लस टू मेंटेन द स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी ऑफ द रूट आल्सो कैस्पेरियन स्ट्रिप विल बी प्रेजेंट, बट दैट विल बी एब्सेंट हियर. बट ऑफ कोर्स द एंडोडर्मिस का सेल्स आर गोइंग टू बी बैरल शेप्ड. बैरल शेप्ड होते हैं बट देन दे विल बी लाइक यू नो स्टोरिंग स्टार्च एंड देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज द स्टार्च शीथ, क्योंकि बहुत सारा स्टार्च इसके अंदर स्टोर हो जाता है. ओके, तो ये हो गया आपका एक्सटर्नल, बाहर का पार्ट. नाउ व्हेन वी एंटर इनसाइड, तो सेकंड पार्ट
द स्टील, नाउ व्हाट द स्टील इज कंपोज्ड ऑफ, सो फिर से वही आएगा ये वाले जो लाइनिंग, सो ये बाहर का लाइनिंग इसको क्या बोलते हैं हम लोग, वी कॉल दिस एज पेरिसाइकल, व्हिच इज नथिंग बट फ्लैट पेरेन्काइमेटस सेल्स कॉल्ड एज द पेरिसाइकल. Now there is single layer of these parenchymatous cells known as the pericycle. सानिका राजेगोरे. ओके, उसके नीचे अभी जैसे हम लोगों ने पेरिसाइकल के नीचे जाइलम फ्लोएम देखा था ना रूट में भी, वैसा ही यहाँ पे रहेगा. So here we are going to have this important structure. So in case of sunflower, it is multi-layered called as the hard bast. Okay, so this is multi-layered called as the hard bast in case of sunflower. Okay, तो कभी कभी ये multi-layered बन जाता है पेरिसाइकल, तो उसको हम लोग बोलते हैं hard bast, right? लेकिन it is going to have the vascular bundle which is going to be conjoined, collateral and open. Now what is the meaning of conjoined, collateral and open? Can anyone tell me? Conjoined, collateral, open meaning what? Xylem is inside, phloem is outside, and cambium is present. Very good, fantastic. So there will be presence of cambium between the xylem and phloem. Very good. Sanika थी मेरे ख्याल से ना? Yes, sir. Good. चलो, nice. So यहाँ पे it's going to be conjoined. So as you can see here, the presence of conjoined collateral. अच्छा, they xylem and phloem are present in the same radii. So that is why this is like conjoined and collateral. So phloem is present here, metaxylem is present here, and it's going to be open. Open क्यों? Because it shows this particular lining known as the cambium. What is cambium? Cambium is nothing but the secondary growth जो बनता है xylem और phloem से ही. So phloem is outside and xylem is inside. इसमें से भी metaxylem will be present outside and protoxylem is present inside. Correct? Since the protoxylem is inside and metaxylem is outside, तो इसको ये particular arrangement को क्या बोलेंगे हम लोग? Endarch. Very good. So the xylem here is going to be a endarch xylem. जैसे root में कैसा था xylem? How was xylem in the roots? Exarch. Exarch. क्यों? क्योंकि protoxylem was outside and metaxylem was inside. यहाँ पे ये उल्टा है. Can you see a structure? अच्छा, यहाँ पे क्या हुआ है ना? You have to imagine कि ये stem का मैंने cross section लिया है ऐसा. ओके, ये पूरा ये ऐसा स्टेम है, ये स्टेम का मैंने क्रॉस सेक्शन लिया तो ये आपको ऐसा दिखेगा. उसमें से ये वाला पार्ट में सिर्फ आपको दिखा रहा हूं, ऐसा आप इमेजिन करो. मतलब ये पूरा सर्कुलर है. गेट इन दिस? ओके, तो यहाँ पे बीच में लाइनिंग बचता है. अभी बचा कौन है? पेरिसाइकल हो गया, फ्लोएम हो गया, जाइलम हो गया, कैम्बियम हो गया. अभी बचा कौन है? ग्राउंड टिश्यू. वेरी गुड. सो ग्राउंड टिश्यू और कनेक्टिव कंजंक्टिव टिश्यू. सो नाउ ग्राउंड टिश्यूज लुक समथिंग लाइक दिस. So as you can see here, this structure, so parenchyma cells between the vascular bundles. Okay, these are the parenchymatous cells which are present between the vascular. ये पूरा vascular bundle है. ये जो दिख रहा है ये वाला और ये वाला, ये पूरा vascular bundle है. उनके बीच में से ऐसे parenchymatous cell जाते हैं till the pericycle. So this lining which is formed, it appears like a ray. इसके लिए उसको बोला गया है medullary rays. Somebody was asking me कि सर medullary rays क्या होता है? तो ये होता है medullary rays. Okay, and this one is of course जो सबसे सेंटर में रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? pith. Is it clear? ठीक है. So the central part of the stele which stores the food is called as the pith. So this is the inner structure of what are we studying here? The TS of the dicot stem. Okay, नाम वगैरह सब सेम है. You just need to remember the arrangement, how they are arranged. तो पूरा dicot stem का TS अगर हम देखेंगे तो it will look like this. As I said, no, we have a stem here. इसको मैंने कट किया. कट करने के बाद फिर ऐसा मैं आप लोगों को ये दिखा रहा हूं. ओके, समझ में आ रहा है? तो क्या क्या रहेगा? तो सबसे पहले आएगा एपिडर्मिस, फिर ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स आते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ट्राइकोम. फिर उसके बाद उसके अंदर क्या आएगा? उसके अंदर आएगा आपका हाइपोडर्मिस. हाइपोडर्मिस के अंदर जैसे अभी सनफ्लावर में इट विल बी कॉल्ड एज हार्ड बास्ट. लेयर ज्यादा रहेंगे, अदरवाइज द लेयर्स आर गोइंग टू रिमेन वन ओनली. लेकिन फिर हाइपोडर्मिस के नीचे क्या आता है? कॉर्टिकल सेल्स. कॉर्टेक्स के नीचे आएगा
पेरिसाइकल और अदर सॉरी एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस किससे बनता है? बैरल शेप सेल से। ओके, तो वो क्या बनाएगा एंडोडर्मिस अगर बैरल, एक मिनट ना, ओके, सो दिस वन इज द एंडोडर्मिस। ओके, एंडोडर्मिस के बाद अंदर का जो पोर्शन रहता है दैट पोर्शन इज नोन एज द स्टील। ठीक है, तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर आता है, दिस एंटायर स्ट्रक्चर इज नोन एज द स्टील। सो इट अपीयर्स लाइक दिस। स्टील को ऑफ कोर्स अंदर का जो लाइनिंग होता है दैट इज नोन एज द पेरिसाइकल। उसके बाद आएगा आपका फ्लोएम, फ्लोएम का बाद आएगा आपका कैम्बियम, कैम्बियम के बाद आएगा मेटाजाइलम, मेटाजाइलम से अंदर रहेगा प्रोटोजाइलम, और उसके बाद आएगा मेडुलरी रेस। और ये बड़ा सा बीच में जो ग्रीन कलर का पोर्शन है दैट्स कॉल्ड एज द पिथ। समझा आपको? हम लोगों ने जब स्टडी किया तो क्या किया था, हम लोगों ने स्टडी करते समय सिर्फ इतने ही, लाइक इतने ही पोर्शन का स्टडी किया था, लाइक दिस, ऐसा समझ के चलो, इतना ही कट सेक्शन हमने स्टडी किया था। ओके, और यहाँ पे मैं आपको पूरा दिखा रहा हूं कि हाउ इट अपीयर्स। समझ में आ रहा है सबको ये? यस द बॉयज एंड द गर्ल्स। यस सर। हाँ, कुछ प्रॉब्लम कंफ्यूजन रहेगा तो पूछ लो। हाँ, आपको सिर्फ ये डायग्राम्स अच्छे से अरेंज कैसे होता है ये देखना है। तो ये रेज की तरह जा रहे हैं ना, ऐसे ऐसे ऐसे, इसके लिए बोला गया उसको मेडुलरी रेज। Okay, so that's why they are called as the medullary veins. Done. So that is how the arrangement will be seen. अच्छा, ये वाला पूरा arrangement है इसका. So vascular bundles are arranged in the form of a ring around a large central pith. सारे vascular bundles ऐसे ring की तरह दिखते हैं. Okay. Sir, in trees with fat trunk, the cortex will be, yes, correct. लेकिन गौरव वहां पे ना, the one which has the fat trunk usually will have the secondary growths and its development, right? So we need to understand कि secondary growths भी कैसे आते हैं, जिसको हम लोग cork cambium बोलते हैं ना. ओके, तो वो भी कैसे बनता है, दैट ऑल्सो वी नीड टू स्टडी. तो अभी इसके बाद वो पार्ट आएगा. ये समझ में आया सबको? यस सर। ठीक है, तो इसका एक आप भले ही पिक्चर लेके रखो, so that you know it will be easy for. Yes. Sir, the layer of hypodermis is made up of collenchyma, so it should be it will be absent in monocot, right? It will be, हाँ, अभी देखते हैं क्या क्या होता है मोनोकॉट में. पहले डाइकॉट, फिर उसके बाद मोनोकॉट, है ना? गुड, आप दिमाग लगा रहे हो, अच्छी बात है. आगे बढ़े. फोटो ले लिया इसका? चलो ना, द टीएस ऑफ मोनोकॉट स्टेम. अभी मोनोकॉट स्टेम में क्या क्या दिखेगा आपको, तो सेम लाइनिंग रहेगा जैसा हमने डाइकॉट स्टेम में देखा था. सबसे पहला पेरेन्काइमेटस सेल लाइनिंग कॉल्ड एज एपिडर्मिस. ओके, उसके ऊपर रहेगा क्यूटिकल. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस हियर? There are no trichomes. No trichomes. Yes, correct. So the trichomes are absent in monocot. Very good. So first difference. उसके बाद ये नीचे ये वाला thick lining रहेगा. So this lining is known as what? Again, sclerenchymatous cells called as the hypodermis. Okay, तो ये sclerenchymatous रहेगा थोड़ा सा स्टेम को स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी देने के लिए, क्योंकि जनरली मोनोकॉट के जो स्टेम्स होते हैं वो ग्रीन कलर्ड होते हैं, ब्राउन कलर का स्टेम बनता नहीं है, लेकिन उनको स्टेबिलिटी देना पड़ेगा ना. सो दैट इज व्हाट इट इज मेड अप ऑफ स्क्लेरेनकाइमा. सो फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्टेबिलिटी दोनों देता है. कोलेनकाइमा क्या करेगा? कोलेनकाइमा विल नॉट प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी. इसके लिए अगर आप डाइकॉट स्टेम की बात करते हो तो उसमें डाइकॉट स्टेम थिक बन जाता है ना, तो इट नीड्स प्रॉपर स्ट्रक्चरल सपोर्ट. दैट इज व्हाट इज कोलेनकाइमेटस. हियर इट इज स्क्लेरेनकाइमेटस. ओके, vascular bundle same रहेगा again, but the difference is that it is going to be closed rather than open. Because why it will be closed? Very good, Bhushan. Because there is, yes, why it is closed? No cambium being present between the xylem and phloem, so it's going to be conjoined. So arrangement will be like this, and then it will have the metaxylem and protoxylem, so it is collateral, यानी एक ही साथ रहेंगे, एक ही रेडाई में रहेंगे. So here we are going to have phloem, this is metaxylem, this is protoxylem, and then of course it's going to be closed because it does not show any cambium. इसके अंदर cambium होता नहीं है. क्या है इन डायग्राम? क्या है ये?
समझ में नहीं आया दीपांकर, आप कहाँ लिख रहे हो, क्वेश्चन आंसर में क्यों लिख रहे हो? सीधा इस पे डालो ना, चैट पे डालो, चैट पे नहीं समझ में आ रहा है। चलो, xylem is of course going to be endarched क्योंकि protoxylem is inside and metaxylem is outside. इसके लिए बन गया endarched, ठीक है। बस बाकी का बचा हुआ है ग्रीन कलर का कौन सा टिश्यू रहेगा? सो दिस टिश्यू इज नोन एज द yes parenchymatous cells which are surrounding this so called as the ground tissue. इसमें ना spaces रह सकते हैं, so these are called as the lysigenous cavity which is useful for maybe at times trapping the air. तो उसके लिए भी काम में आता है क्योंकि इसके ऊपर lenticels होने के चांसेस होते हैं, तो वहां पे वो काम में आएगा, ठीक है। so that is why it has the lysigenous cavity. so this is the typical structure lysigenous. संजीवनी लिखा है ना उधर सामने है, ओके। सो दिस इज द टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ द मोनोकॉट रूट। इसको साथ में देखेंगे तो हाउ इट विल लुक लाइक। तो ये बाहर का लाइनिंग है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस। फिर इसके अंदर रहेगा लाइनिंग कॉल्ड एज द हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस के बाद देयर विल बी अरेंजमेंट ऑफ द जाइलम एंड फ्लोएम। एंड हाउ इज द अरेंजमेंट ऑफ द जाइलम एंड फ्लोएम? सो इट इज yes conjoined collateral closed vascular bundle, does not show any specific arrangement. तो पूरा ऐसा discretely arranged रहता है, हर जगह पे आपको दिखेगा ये। so the phloem is present here, protoxylem is inside, metaxylem is outside, so the arrangement is endarched, and rest all tissue will be the conjunctive tissue or ground tissue. You can see that the arrangement is not in a particular nature, किसी एक इसमें नहीं रहता है। so numerous vascular bundles are present scattered in the ground tissue, ठीक है। ये सारे vascular bundles ऐसे पूरी तरह से scattered रहेंगे in the ground tissue. हाँ तितेश बस, ठीक है। so this is no, you don't need to draw this Amuli, you just need to take a photograph, क्योंकि इसको ड्रॉ करते बैठोगे तो बहुत टाइम जाएगा। सर बाद में कंप्लीट कर ले क्लास के बाद में। पिक्चर निकाल लो, क्लास के बाद कंप्लीट करना तो कर सकते हो, टाइम पास होगा, लेकिन उसमें इतना जरूरी नहीं है डायग्राम। यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड अरेंजमेंट। डायग्राम कोई पूछेगा नहीं आपको ड्रॉ करने के लिए। सर प्लीज शो द लास्ट स्लाइड। विच लास्ट स्लाइड? जस्ट बिफोर दिस। ये वाला, दिस वन। यस सर डन। चलो इसका भी पिक्चर ले लो। तो ये बन गया आपका टिपिकल टीएस ऑफ द मोनोकॉट स्टेम। तो अभी दोनों भी हो गए, तो अभी नेचुरली कंपेयर करना पड़ेगा ना, कंपैरिजन बिटवीन मोनोकॉट स्टेम एंड डाइकॉट स्टेम, ठीक है। सो लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस, हाउ डू वी कंपेयर दिस। सो दिस वन इज व्हाट, ये कौन सा है? दिस वन इज द काय रे, हाँ आगे ना, this is called as the dicot stem and this one is known as the monopod stem. Okay, so let us see what is the difference. So सबसे पहला trichomes are in dicot stem, trichomes are present, in monocot stem trichomes are absent. Second difference, we have the hypodermis which is made up of collenchyma. Here the hypodermis will be made up of what? Sclerenchyma. Third difference, the ground tissue here will show cortex और अदर ग्राउंड टिश्यू पता नहीं, कॉर्टेक्स नहीं होता है, कॉर्टेक्स एपिडर्मिस विल बी प्रेजेंट हियर एंड पेरिसाइकल, ओके। उसके बाद आता है टिपिकल मेडुलरी रेज व्हिच इज अ पार्ट ऑफ द ग्राउंड टिश्यू एंड अ लार्ज सेंट्रली प्लेस्ड पिथ। हियर द ग्राउंड टिश्यू विल शो ग्राउंड पेरेन्काइमा, right? So medullary rays are present here, medullary rays are absent here, and the pith is going to be large. So the arrangement of the xylem and phloem is conjoined, collateral and open because there is presence of Casparian strip, or sorry Casparian strip क्यों बोल रहा हूँ, कैम्बियम, ओके। दोनों के बीच में कैम्बियम रहता है, बराबर है। कैन यू सी ये डार्क कलर का कैम्बियम दिख रहा है आपको बीच में, बराबर है, दिख रहा है क्या? Yes, sir. and it is forming a ring, right? ऐसा रिंग बना रहा है, okay. You know it takes approximately 1 year to form this entire ring, okay. ये क्या हो रहा है पेन को आज?
एक मिनट, हाँ, मैं लिख कुछ रहा हूँ, आ कुछ रहा है। ई का हो रहा है। एनीवे लेकिन ये जो बनता है ना स्ट्रक्चर, सो इट टेक्स अराउंड 1 ईयर। तो आप देखोगे ना, तो स्टेम को कभी भी आप देखो तो आपको ना, अरे ये देखो मैंने सर्कल निकाला, तो ये सर्कल देखो कैसे आया। तो स्टेम को भी अंदर से ऐसे आपको रिंग्स दिखेंगे, बराबर है। सो दैट इज हाउ यू सी दैट उससे एज कैलकुलेट होता है। तो जितने ज्यादा रिंग्स बनेंगे उतना स्टेम ठीक होते जाएगा, क्योंकि उतने सारे क्या बन रहे हैं, कैम्बियल रिंग्स बन रहे हैं। क्लियर, हम लोग पढ़ेंगे सेकेंडरी ग्रोथ जब आएगा ना, तो उस टाइम पे हम लोग पढ़ेंगे इसको। ओके, सो इट्स गोइंग टू बी हियर इन केस ऑफ मोनोकॉट, इट्स गोइंग टू बी कंजॉइंट, कोलैटरल एंड क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल। ठीक है, vascular bundles are arranged in the radii, here vascular bundles are discretely arranged. ठीक है, so that is the difference between the monocot root and the dicot root. इसका भी एक फोटो ले लो। हो गया? Yes, sir. चलो, good. Now the next one is you can say the last part which we need to understand here when it comes to TS, transverse section. तो इसमें सब next one comes is the TS of the dicot leaf. Okay, now this will look something like this. Dicot leaf का हम लोग transverse section ले रहे हैं. So leaves are oriented horizontally with a distinct upper and lower surface because of unequal illumination on the two sides. तो actually ये leaf है ना, ये ऐसा लीफ है और इसको हम लोग ये साइड से देख रहे हैं। So when we observe from the side, we will see this is upper surface, this is lower surface. So this is the upper surface of the leaf, this is the lower surface of the leaf. और दोनों के बीच में ये सारे सेल लाइनिंग होते हैं। Okay, so let us see कि ये कैसा टाइप का लीफ होता है। And because here you will see that the upper surface is present here, lower surface is present here. Upper surface will be directly exposed to the sunlight. बराबर है? Of the leaf, correct? And then that is why you will see that the green colored pigment is present more near the upper surface. So this upper surface looks dark green in color, whereas the lower surface is not directly exposed to the sunlight, so it appears light green in color. Okay, and since we see that both these surfaces they show unequal illumination, therefore we call this particular leaf as dorsiventral leaf, or it is also known as bifacial leaf. Bi मतलब two, having two different faces, इसके लिए उसको बोला गया है bifacial और dorsiventral type of a leaf. समझ में आ रहा है आपको dorsiventral क्यों बोला गया इसको? ठीक है, बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द कलर। अब ये कलर भी डिफरेंट क्यों होता है? बिकॉज अपर सरफेस इज एक्सपोज टू द सनलाइट डायरेक्टली, लोअर सरफेस इज नॉट एक्सपोज टू सनलाइट, एंड देयरफॉर दिस सेल्स नियर द अपर सरफेस विल बी रिच इन क्लोरोप्लास्ट, सो इट अपीयर्स डार्क ग्रीन इन कलर। कोई भी डाइकॉट लीफ लोगे तो आपको ये ऐसा ही दिखेगा। ओके, चलो देखते हैं वन बाय वन, सेम जैसे हम लोगों ने पढ़ा था, फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, बाहर से अंदर। लेकिन इसको हम लोग साथ में भी पढ़ सकते हैं क्योंकि लीफ का स्ट्रक्चर ही वैसे छोटा होता है। तो अगर आप देखोगे तो देयर इट विल हैव टू सरफेसेस ना, अपर सरफेस एंड लोअर सरफेस। सो अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस। नाउ अपर एपिडर्मिस इज आल्सो नोन एज एडेक्शियल एपिडर्मिस। ठीक है, सो अगेन इट इज बेसिकली टाइटली पैक्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स विदाउट एनी क्लोरोप्लास्ट। ये बाहर के लेयर में किसी में भी क्लोरोप्लास्ट होता नहीं है। Whereas we are going to have, of course, cuticle will be present here as a waxy layer, non-cellular waxy layer, so that prevents the excess transpiration and protects the epidermis. Transpiration नहीं होना चाहिए, epidermis का protection होना चाहिए, इसके लिए काम में आता है। लेकिन इस जो नीचे का रहता है ना, स्टोमाटा विल बी जनरली एब्सेंट इन दिस टाइप ऑफ टिश्यू। कौन सा? जैसे डाइकॉट स्टेम की हम लोग, सॉरी डाइकॉट लीफ की बात कर रहे हैं, तो डाइकॉट लीफ में अपर सरफेस विल नॉट हैव दिस स्टोमाटा, बट नीचे का अगर देखोगे तो इट इज नोन एज लोअर एपिडर्मिस और आल्सो नोन एज एबेक्शियल एपिडर्मिस।
Abaxial मतलब lower, adaxial मतलब upper. So upper epidermis and lower epidermis. Same again, tightly packed parenchymatous cells without any chloroplast, but then there will be of course presence of cuticle. लेकिन बीच में रहता है छोटा छोटा minute openings called as the stomata. So stomata are numerous, present on the lower epidermis with the presence of the guard cells. Correct? तो स्टोमाटा के ही नीचे, जस्ट स्टोमाटा के पीछे रादर, there is small space which is formed here called as the substomatal chamber. एक छोटा सा कैविटी बनेगा स्टोमाटा के जस्ट पीछे, inside the leaf, so that is known as substomatal chamber. तो ये तो हो गया हमारा एपिडर्मिस. कौन सा लास्ट क्लाउड? ये वाला, दिस वन. Yes, sir. हो गया. होगा यहाँ. Hello. Yes, sir. Okay, now between these cells, between the upper epidermis and lower epidermis, we are going to have the typical cells of the leaf called as the mesophyll cells. Okay, वो cells को हम लोग बोलते हैं mesophyll cells or mesophyll tissue. Now this is basically photosynthetic. So just the one which is present just below the epidermis. Okay, so this is a type of mesophyll called as the palisade mesophyll. Because here, very good Bhushan, because here the cells are tightly packed, elongated, having abundant chloroplast. Chloroplast इसके अंदर सबसे ज्यादा होता है. क्यों? Because this surface is directly exposed to the sunlight. So to trap more and more light, therefore chloroplast will be more. Whereas उसके नीचे, just below this, near the lower epidermis, we are going to have the type of mesophyll cells which are discretely arranged, having space between them. And as there is space between them, so naturally that space will be filled with the air. क्योंकि air trap कौन कर रहा है? Air is getting trapped by stomata. So the air will be present here, and because of the presence of air, it appears spongy. इसके लिए उसको हम लोग बोलते हैं spongy mesophyll, right? So that is why it is called as the spongy mesophyll. Spongy mesophyll इसके लिए because the air is trapped between the spaces present here. और इसके बीच में somewhere here in this region we are going to have the vascular bundle. So it is present right in the center. तो ये vascular bundle किधर रहता है? It is present in the veins of the leaf. Leaf के veins में रहेगा ये. So it's going to be conjoined, collateral and closed. जैसे xylem will be present here, phloem will be present here, and then we are going to have the bundle sheath. उसके आजू बाजू में रहता है bundle sheath cells. Correct? तो इस तरीके से ये typical arrangement रहेगा of the dicot leaf. So this is the transverse section of the dicot leaf. समझ में आया सबको ये? हेलो. Yes, sir. चलो इसका फोटो ले लो. हो गया? हो गया? Yes, sir. Okay, now this one typical structure पूरा अगर dicot leaf हम लोग देखते हैं फिर से एक बार. So we are going to have the non-waxillary, नहीं ड्रॉ मत करो, non-cellular waxillary called as the cuticle. Cuticle के नीचे होता है upper epidermis, फिर उसके नीचे रहता है palisade mesophyll जिसमें the cells are compactly arranged and rich in chloroplast. फिर उसके नीचे रहता है spongy mesophyll where it is not compactly arranged, instead there will be space. So that space will be filled with the air. इसके लिए spongy mesophyll. Then we are going to have the xylem and phloem, and it is surrounded by, xylem and phloem will be surrounded by what? Yes, bundle sheath cell. Bundle sheath. Yes. फिर आएगा आपका lower epidermis, which is again covered by cuticle, a non-cellular waxillary. Between the cells, we are going to, of the lower epidermis, we are going to have the opening called as the stomata. Stomata will be guarded by the guard cells. और stomata के पीछे जो space आता है उसको हम लोग बोलते हैं substomatal space or substomatal chamber. Okay, so this is a typical TS of the dicot leaf. Correct?
समझा? इसका भी फोटो ले लो, फोटो ले लो, फोटो। फिनिश्ड? Yes, sir. चलो, अभी नेक्स्ट आता है, दैट इज द लास्ट पार्ट, दैट इज टीएस ऑफ द मोनोकॉट लीफ। इसके बाद फिर सेकेंडरी ग्रोथ सीखेंगे तो चैप्टर विल बी डन। छोटा सा ये सेकेंडरी ग्रोथ, ज्यादा नहीं है। नाउ हाउ इज द टीएस ऑफ द मोनोकॉट लीफ? ब्यूटीफुल, सेम जैसा हम लोगों ने डाइकॉट का देखा वैसा ही, लेकिन अरेंजमेंट थोड़ा सा अलग रहेगा। Now, why arrangement will be different? Because the type of leaf is going to be different. So leaves here are oriented in such a way that both the surfaces of the leaf are equally exposed to the sunlight. यानी arrangement इस तरीके से होगा that both the surfaces will be equally exposed to the sunlight and they will possess uniform upper and lower epidermis. मतलब ये leaf के upper epidermis पे और lower epidermis दोनों पे रहेगा stomata. Correct? And because they are uniformly present on the upper and lower, and that is why the color is also going to be uniform of them, that is green color. And because the leaves, they appear like this, therefore we call them as isobilateral. Iso matlab same, bilateral matlab from both the sides. So the leaves are same from both the sides, or it is also known as equifacial. Equi matlab equal, matlab same. So the faces both the surfaces will remain same. ये लास्ट स्लाइड संजीवनी। ठीक है, सो डाइकॉट लीफ को क्या बोलते हैं हम लोग? डॉर्सीवेंट्रल और बायोफेशियल। और इसको क्या बोलेंगे हम लोग? आइसोबायलैटरल और इक्विफेशियल। समोर बसा बाळा, तिकडेच। Okay, now next the TS of monocot leaf का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा? जैसे upper epidermis, lower epidermis, as I said, both the epidermis or both the layers will have the stomata. So you can see stomata present here, but in the upper epidermis we are going to have these specialized cells here. Now this is present only in the grass, not everywhere, huh? Not in all the monocot leaf, but only in the grass. Let us see what these cells are. So we have upper epidermis, also known as adaxial epidermis, lower epidermis, also called as the abaxial epidermis. So they are all tightly packed cells with no chloroplast being present here. Both the surfaces will show stomata. Along with that, both the surfaces will have a non-cellular waxy covering called as the cuticle. And most important, अच्छा, of course, cuticle का काम क्या रहेगा? To prevent the excess transpiration and protection. Helps in protection. ठीक है? Cuticular transpiration ऐसा उसको बोलते हैं हम लोग. So it prevents the excess loss of water. Now, in grasses, there are certain cells, adaxial epidermis का cells, which are modified to form the bulliform cells. Okay, grass जो रहता है ना, grass का जो leaf होता है वो एकदम thin रहता है. तो इसके जो एडेक्शियल सेल्स होते हैं ना, एपिडर्मल सेल्स होते हैं, उसमें से कुछ सम ऑफ द सेल्स विल स्टार्ट बिकमिंग बिग एंड फॉर्म्स द bulliform cells. Now when these cells are turgid, the leaf is exposed, and when they are flaccid, the leaves are curled. Because the leaf of the grass is very small like this and thin, so it does not have sufficient support. तो वो support कौन दे रहा है? bulliform, so that the grass leaves will remain erect, सीधा रहेंगे. So that is done with the help of bulliform cells. So they become turgid. Turgid matlab kya? The water will be absorbed, and thus the cells will start looking extremely tough, rigid or turgid. Okay, so this is specially found in the, these cells are found only in the grass. Otherwise nahi milta hai. Now between the upper and lower epidermis we are going to have what? दोनों के बीच में कौन सा cells रहेगा? So again mesophyll cells, modified parenchymatous cells called as the mesophyll cells. Now because the stomata is present on both the surfaces, so you will not see a typical structure called as palisade mesophyll. Instead we are going to have the spongy mesophyll. Okay, तो ये पूरा structure रहेगा. So there is spongy mesophyll. मतलब palisade mesophyll is absent in monocot leaf. आइसोबायलैटरल लीफ में पैलिसेड मेसोफिल इज एब्सेंट. बीच में जो स्पेस है उसको हम लोग क्या, उसमें क्या रहेगा? तो उसमें रहेगा आपका वेस्कुलर बंडल.
Okay, so this is how the vascular bundle will look like. अभी arrangement देखो कैसा है. It's going to be conjoined, collateral and closed vascular bundle, right? So we can see here that the xylem is present in the middle and the phloem is present like around the xylem. Okay, so the phloem is present above and below the xylem. एक मिनट स्टूडेंट्स, एक दो मिनट रुको, मैं आता हूं. ठीक है, एंड अराउंड द xylem and phloem we are going to have the bundle sheath. तो ये पूरा आजू बाजू में क्या है, बंडल शीथ सेल्स. That's it. So this is how the TS of the monocot will be seen. तो ये TS of monocot है. क्या क्या होता है, सबसे पहला ये ब्लू कलर का लाइनिंग है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्यूटिकल. क्यूटिकल के नीचे कौन है, upper epidermis, also known as adaxial epidermis. Adaxial epidermis in the grasses will show specialized cells called as the bulliform cells. Bulliform cells will provide the grass leaf the turgidity. Okay, good. फिर रहता है स्पॉन्जी मेसोफिल. स्पॉन्जी मेसोफिल के बाद यहाँ पे रहेगा आपका एक टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ the conductive tissue. So xylem will be present, phloem will be outside, and then around the xylem and phloem we are going to have which cells, bundle sheath cells. Lower epidermis with the presence of cuticle and with the presence of stomata. Stomata will be guarded by the guard cells, and guard cells के ऊपर मतलब stomata के just पीछे we are going to have substomatal chamber. So this is a typical TS of the monocot leaf. Clear? Yes, sir. Good. चलो अभी दोनों को कंपेयर करेंगे तो क्या डिफरेंस आएगा. सो ये दोनों को कंपेयर किया है. सो एनाटॉमिकल डिफरेंसेस बिटवीन द टू टाइप्स ऑफ लीव्स. अच्छा ये फोटो लिया क्या आपने, ये फोटो ले लो. Yes, sir. हाँ. डन. शैल वी. हाँ. अभी now what is the difference here, क्या डिफरेंस आता है. तो सबसे पहला the first difference which we have here is dicot leaf. और ये ऊपर वाला dicot है, नीचे वाला mono. Very good. So there is no palisade mesophyll in monocot. So the dicot leaf is going to be dorsiventral, whereas monocot is isobilateral. Correct. So here the stomata are present only on the lower surface. So hypostomatous. सिर्फ लोअर सरफेस पे, इसके लिए उसको क्या बोला गया है, हाइपोस्टोमेटस. हाइपो मतलब बिलो. So the stomata is present only on the lower surface. Here it is present on both the surfaces, upper as well as lower. So it is known as amphistomatous. Very good. Bulliform cells are absent in dicot. Nice. So hum nice aman. So this is known as amphistomatous. Amphi matlab both. Okay. Guard cells here in dicot are going to be kidney shaped. Guard cells are going to be dumbbell shaped in monocot. Bulliform cells are absent in dicot. Bulliform cells are present in dicot, monocot. ठीक है. Mesophyll cells में, mesophyll में it has both palisade mesophyll and spongy mesophyll. Monocot में it's going to have only spongy mesophyll. So that is the difference between the dicot and monocot. Yes, correct. Di नहीं रे, bifacial. भूषण डायफेशियल क्यों लिख रहा है. हाँ, समझ में आया डिफरेंस, समझ में आया आपको डाइकॉट और मोनोकॉट लीफ का. यस और नो. Yes, sir. गुड. अभी इसका फोटो ले लो एक, और मुझे एक 2 मिनट 3 मिनट दो, 3-4 मिनट. आई विल बी बैक. डू यू वांट अ ब्रेक. एक 5 मिनट का ब्रेक ले लो. चलो तब तक मैं यहाँ पे एक छोटा सा काम आया वो कर लेता हूँ. ठीक है, टेक अ ब्रेक. फिर सेकेंडरी ग्रोथ फटाफट खत्म कर दें, द चैप्टर विल बी डन. ओके, तो ये हो गया हमारा टिपिकल सेक्शंस, मोनोकॉट डाइकॉट स्टेम, सॉरी मोनोकॉट डाइकॉट रूट, मोनोकॉट डाइकॉट स्टेम एंड मोनोकॉट डाइकॉट लीफ के सबके ट्रांसवर्स सेक्शन. ओके, नाउ we are going to start with the next important part here, that is known as the secondary growths. Okay, what do we mean by the secondary growth? ये क्या होता है. Now, as we all know that if we observe the typical tissues in the plant, so we have apical meristem, which basically is involved in increasing the length of the plant. ठीक है, उसके बाद then we are going to have, now this is known as the primary growth.
क्योंकि अपाइकल मेरिस्टेम में तो बेसिक है ना, तो दैट्स कॉल्ड एज द प्राइमरी ग्रोथ. देन वी हैव लैटरल मेरिस्टेम. लैटरल मेरिस्टेम क्या करता है? लैटरल मेरिस्टेम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द गर्थ ऑफ द प्लांट, मतलब थिकनेस प्लांट का बढ़ाता है, स्टेम का. सो नेचुरली दिस विल बी कॉल्ड एज द सेकेंडरी ग्रोथ, क्योंकि जो थिकनेस बढ़ेगा स्टेम का, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द सेकेंडरी ग्रोथ एंड नॉट बिकॉज ऑफ द प्राइमरी ग्रोथ. Okay, so there are two types of lateral meristems which are there. One is known as the vascular cambium and the other one is known as the cork cambium, and both these cambiums are responsible for increasing the girth of the stem. Therefore we call this as the secondary growth. So that's known as the secondary growth. तो देखते हैं कि exactly ये कैसे और किस तरीके से होता है. Okay, so जैसे vascular bundles, vascular cambium will produce secondary tissue, whereas cork cambium will produce the periderm. Peri matlab around, so derma matlab skin, so it develops the skin around the stem. So basically आपको ये सारे structures कहाँ मिलेंगे? So they will be found in the stem. तो ये stem का एक typical part आता है. Now secondary growth की जब बात आती है ना, तो what is secondary growth? It is increase in the diameter or girth of the stem, root or branches by activity of vascular cambium and cork cambium is known as the secondary growth. इसको हम लोग बोलते हैं secondary growth. ठीक है, ये लो लास्ट स्लाइड. Done. हो गया? And this is known as the secondary growth. This is the definition for secondary. What exactly do we mean by secondary growth? What is secondary growth? Okay, हो गया? Finished? Yes, sir. Now, how the secondary growth in dicot stem? Because secondary growth obviously dicot stem में ही आपको मिलेगा, monocot stem में तो वैसे भी नहीं मिलेगा आपको. So how they are? So किस तरीके से बनता है? So we have the basic tissue here called as the apical meristem. Okay, now this is very important. थोड़ा ध्यान दो, बाद में लिखना. Now apical meristem will have these three types or parts. जैसे protoderm आएगा, then we are going to have ground meristem, and then we are going to have the procambium, जो हम लोगों ने पहले पढ़ा था. So protoderm, ground meristem and procambium. So they are all going to form the primary meristem. ठीक है, अभी इनका मैच्योरेशन होते जाएगा, मतलब इनमें ग्रोथ होते जाएगा. So protoderm will develop the epidermis. Ground meristem will develop the cortex pith, and the procambium will develop the primary xylem and phloem. Since the epidermis, cortex pith and primary xylem and phloem is formed, so we call this as the primary tissue. अब ये प्राइमरी टिश्यू से क्या बनेगा? प्राइमरी टिश्यू से बनेगा सेकेंडरी टिश्यू. जैसे फॉर एग्जांपल कॉर्टेक्स पिथ विल फॉर्म व्हाट? द कॉर्क कैम्बियम, and the primary xylem and phloem will form the vascular cambium. And cork cambium and vascular cambium is what? Cork cambium and vascular cambium is a type of secondary growth. ठीक है, so that's a part of the lateral meristem. ठीक है, so जैसे cork cambium is formed by the periderm and lateral meristem is going to develop the secondary xylem and phloem. So whatever periderm which is formed from the cork cambium and secondary xylem and phloem which is formed is going to form your secondary tissue. तो इससे बनेगा आपका typical secondary tissue. Clear? समझा आपको ये? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ये चार्ट को अच्छे से कॉपी करके रखो. दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, आई एम कमिंग.
ओके चलो आगे बढ़ते हैं। या तो ये तो हो गया हमारा हाउ द सेकेंडरी ग्रोथ विल टेक प्लेस हियर। सो सेकेंडरी ग्रोथ विल टेक प्लेस फ्रॉम द कॉर्टेक्स पिथ एंड द प्राइमरी जाइलम एंड फ्लोएम, तो उधर से ये होता है। नाउ डाइकॉट स्टेम का अगर हम लोग देखते हैं तो वी हैव दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ वेस्कुलर बंडल, दैट इज कंजॉइंट कोलैटरल एंड ओपन वेस्कुलर बंडल। ओपन मतलब क्या हो गया, देयर इज प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम। सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। तो यह आपको इस तरीके से दिखेगा जिसमें यू कैन सी that there will be presence of phloem outside, then there is xylem inside, and then between the phloem and xylem we are going to have interfascicular cambium. Okay, एंड देन द मेडुलरी रेस। तो ये टिपिकल स्ट्रक्चर है। तो मेडुलरी रेस के कुछ सेल से भी इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बनेगा, राइट। ये ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं पहले वाले पार्ट में, जिसमें वी हैव सीन दैट द प्रेजेंटेशन इज समथिंग लाइक दिस। ठीक है, नाउ एज आई सेड ये जो रेड कलर का आपको दिख रहा है ना, दिस आर ऑल द स्पेशल सेल्स ऑफ द मेडुलरी रेस ओनली, सो दे विल आल्सो फॉर्म द पार्ट ऑफ योर इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। Okay, so they also start forming the same part here, so that's called as interfascicular cambium. And naturally यहाँ पे ना एक पूरा ऐसा रिंग बनना चालू हो जाएगा। Okay, and this ring is formed by what? Intrafascicular cambium and interfascicular cambium. बराबर है। Intrafascicular is basically between the xylem and phloem. Interfascicular is formed because of the cells of the medullary rays. करेक्ट, और ये दोनों मिलकर ऐसा एक रिंग बनाएंगे, सो इसको हम लोग बोलते हैं कैम्बियम रिंग, राइट। सो इसको हम लोग नाम दिया कैम्बियम रिंग, विच इज नथिंग बट योर सेकेंडरी ग्रोथ। सो दैट्स कॉल्ड एज द वेस्क्युलर कैम्बियम। वेस्क्युलर कैम्बियम इसके लिए बिकॉज इट इज मेड फ्रॉम द वेस्क्युलर टिश्यू, जाइलम और फ्लोएम के टिश्यू से ही ये बनता है, इसके लिए उसको बोला गया वेस्क्युलर कैम्बियम। Now what is the purpose of this? ये रिंग कैसे बनेगा? अब ये रिंग बनेगा, ये बाहर जाएगा, फिर अंदर और एक रिंग बनेगा, फिर वो बाहर जाएगा, फिर अंदर और एक रिंग बनेगा। तो इस तरीके से what it does is that it starts increasing the girth of the plant stem. ठीक है, जैसे if we consider the TS of the stele here, this is towards cortex, मतलब outer बाहर की तरफ जा रहा है, this is towards pith, मतलब अंदर की तरफ। So as we all know that there is presence of this primary phloem. प्राइमरी फ्लोएम के नीचे वी आर गोइंग टू हैव द प्राइमरी जाइलम। दोनों के बीच में ये स्ट्रक्चर होता है, वी कॉल दिस एज कैम्बियम। सो दिस वन इज द इंट्राफेसिकुलर, दिस वन इज द इंटरफेसिकुलर, दोनों मिलकर बनता है आपका कैम्बियम रिंग। मेडुलरी रेस का जो सेल्स है उससे बनता है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो कैम्बियम बनता है दैट इज इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। तो ये दोनों मिलकर बनेगा आपका कैम्बियल रिंग। Now, cambial ring is formed by the union of intrafascicular and interfascicular cambium. Intra between xylem and phloem, inter the formed by the cells of medullary rays. तो दोनों से आपका कैम्बियम रिंग बनेगा। So naturally ये क्या करेगा? It starts increasing the girth of the stem. तो स्टेम का गर्थ बढ़ाने में, मतलब ये बाहर की तरफ जाएगा, फिर नया टिश्यू बनेगा इधर, फिर ये बाहर की तरफ जाएगा, फिर नया रिंग बनेगा, फिर ये बाहर की तरफ जाएगा, फिर नया रिंग बनेगा। तो ऐसे बहुत सारे रिंग्स बनते रहेंगे। सो मेनी कैम्बियल रिंग्स आर फॉर्म्ड ऑन द स्टेम। ठीक है, नाउ इफ वी हैव टू सी द एंटायर एक्टिविटी ऑफ द कैम्बियम रिंग, हाउ द एक्टिविटी ऑफ द कैम्बियम रिंग इज, सबको समझ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. हाँ, कुछ डाउट रहेगा तो पूछ लो, हाँ मुझे रोक दो कि नहीं सर समझ में आ रहा है, फिर से बताओ, व्हाटएवर। ओके, नाउ अगेन एक्टिविटी अगर आप देखोगे तो एक कैम्बियम रिंग है जो इंट्रा और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम से बना हुआ है। नो हाउ द एक्टिविटी कैन बी अंडरस्टूड हियर, जैसे फॉर एग्जांपल इट्स गोइंग टू फॉर्म द टिश्यू हियर। कौन कौन सा? तो जैसे यहाँ पे ये ऐसे टिश्यू बनते जा रहा है। सो बाहर की तरफ जो है ना कैम्बियम रिंग के, दैट इज सेकेंडरी फ्लोएम, अंदर की तरफ जो है वो सेकेंडरी जाइलम, और सेकेंडरी फ्लोएम के ऊपर फिर क्या रहेगा? दिस वन इज व्हाट? सेकेंडरी फ्लोएम के ऊपर ये वाला क्या है? बोलो जल्दी। ये जो डार्क ब्लू एंड लाइट ब्लू कलर का बना है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? नो, दिस इज प्राइमरी फ्लोएम। भूल गए, प्राइमरी फ्लोएम को भी बाहर फेंक रहे हैं ना, क्योंकि नया बनते जा रहा है। एंड ये यहाँ पे फिर रहेगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? दिस विल बी नोन एज प्राइमरी जाइलम। करेक्ट। सो इस तरीके से ये
गर्थ बढ़ाने का काम करेगा। गेट इन दिस। फिर नया टिश्यू बनेगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा, फिर नया टिश्यू बनेगा जो यहाँ पे बनेगा, फिर ये ऊपर की तरफ जाएगा, फिर से नया टिश्यू बनेगा। सो दिस इज हाउ द न्यू टिश्यू विल स्टार्ट गेटिंग फॉर्म। तो बहुत सारे ऐसे रिंग्स बनना चालू हो जाएंगे और वो रिंग्स से बनता है वुड। ठीक है, तो ये रिंग्स फिर फाइनली क्या बनाना चालू कर देंगे, द वुड। तो कैसे होता है, जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव द पिथ हियर, बीच में पिथ है, पिथ के आजू बाजू में वी हैव दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नोन एज द वैस्कुलर कैम्बियम और कैम्बियल रिंग। ओके, अच्छा, प्राइमरी जाइलम विल बी प्रेजेंट नियर द पिथ। ठीक है, सो इन स्प्रिंग large number of xylem vessels with the wider cavities will be produced like this. Okay, so the xylem vessels produced during spring season are going to be more and the cavities are going to be wider, मतलब बड़े बड़े होते हैं cavities. Correct? So this is known as the spring or early wood. करेक्ट, इसको हम लोग बोलते हैं स्प्रिंग और अर्ली वुड। एंड देन दिस विल अपीयर समथिंग लाइक दिस। सो इन विंटर देयर आर फ्यूअर नंबर ऑफ जाइलम वेसल्स विथ नैरो कैविटीज, तो छोटे छोटे कैविटीज रहेंगे लाइक दीज। ओके, सो नंबर ऑफ xylem vessels are less and the cavities are narrow in winter. Spring में number of xylem vessels are more and the cavities are bigger. तो आप देखो सीजन के हिसाब से, now why these cavities are narrow in winter season, what is spring season and what is winter season, and how it affects the overall absorption of the plant? Can anyone tell me? Will it have any effect on the absorption of the plant and transportation of the water in the upward direction in the winter season and in the spring season? What will be the difference? Can anyone tell me? Sir, I'm not sure, but I think that during the winter season, the transpiration will be low. So maybe because of that, the xylem has different diameters. Very good, fantastic. Because the transpiration is less, therefore number of xylem vessels required are also less, ना? क्योंकि जितना ज्यादा पानी कैरी करोगे उतना ट्रांसपिरेशन होना चाहिए, लेकिन ट्रांसपिरेशन उतना होगा नहीं because the season is winter. Correct. So the photo period is different in the winter season. So light exposure is also less. Intensity of the light is also less. So naturally rate of transpiration is reduced. So to reduce the rate of absorption, therefore the number of vessels will be less. The question is कि spring में क्या होगा? Spring season. Spring season मतलब क्या? Summer season. Correct. तो summer season में problem क्या आता है? Yes. Transpiration rate is high. Very good. Transpiration rate is also high and of course spring में मेरे ख्याल से new leaves भी आते हैं ना, meaning not typical summer नहीं होता है, in between रहता है ना? Winter और like you know between रहता है ये थोड़ा सा spring वाला season, not typical, just beginning of the summer season ऐसा आप बोल सकते हो, या फिर summer season अभी चालू हो गया. The new leaves will come because leaf fall हो गया, नया leaves बनना चालू हो गया. नया leaves बनेगा, naturally the amount of water required will be what? More. And as the amount of water required is more, so naturally what will happen? The number of xylem vessels will be more and they are going to be larger in size so that they can carry more and more water. Get in this? Yes, sir. तो ऐसा ये changes plant के अंदर होते रहता है and according to the change the wood is getting formed. तो स्प्रिंग सीजन में एक टिपिकल कैम्बियल रिंग बनता है या फिर वुड बनता है, उसको हम लोग बोलते हैं अर्ली वुड, और जो विंटर सीजन में बनता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑटम वुड। तो वो आपको ऐसा दिखेगा, तो एक आपको थोड़ा लाइट कलर का दिखेगा, एक डार्क कलर का दिखेगा। सो ऑल्टरनेटिवली, बिकॉज सीजन भी ऑल्टरनेटिवली आता है ना, तो ये वुड भी ऐसे ऑल्टरनेटिवली बनते रहेगा लाइक दिस। समझ में आ रहा है? एंड द एक्चुअल वुड विल लुक समथिंग लाइक दिस। क्लियर? आपने देखा होगा ना लकड़ी वुड ऐसे दिखता है, यस और नो, कट करने के बाद? यस सर। तो ये ऐसे डार्क और लाइट कलर के बैंड्स क्यों आए? बिकॉज ऑफ दिस, दैट इज ऑटम वुड और लेट वुड एंड स्प्रिंग वुड और अर्ली वुड, उसकी वजह से लाइट एंड डार्क बैंड्स आए। सो स्प्रिंग वुड और अर्ली वुड इज गोइंग टू बी लाइटर इन कलर। व्हाई लाइटर इन कलर?
because of number of xylem vessels are more and the xylem vessel का size is large, so naturally it becomes light colored, क्योंकि discrete हो गया ना इसके लिए. And this one is little thicker, मतलब single कम है xylem vessels और वो xylem vessels भी छोटे हैं lumen, so it appears more thicker, so therefore it is dark in color. तो ये थोड़ा dark रहेगा. So the density of the spring wood will be less, density of the dark wood will be more, or rather autumn wood will be more. So this is known as the annual ring formation. करेक्ट. तो इस तरीके से annual rings बनते रहेंगे. क्योंकि ऑटम और विंटर ये सीजन साल में एक ही बार आते हैं ना, तो ये रिंग एक ही बार बनेगा साल में, तो ऐसा ऑल्टरनेट रिंग्स बनते रहेंगे. सो वी कॉल देम एज द एनुअल रिंग. कॉन्सेप्ट समझा? Sir, so basically this wood is cambium only, no? वुड इज, That cambium only, no? हाँ ये कैम्बियम ही है, लेकिन उसको पहले कैम्बियम था, चेंज होके वुड बन गया. समझा? Yes, sir. बना है कैम्बियम से ही ये. ठीक है, चलो. दिस इज प्रेजेंट इन द ओल्डर ट्रीज. ओल्डर ट्रीज में आपको ये दिखेगा. सो द सेंट्रल रीजन हियर डज नॉट कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स. ठीक है, सो देयरफॉर इट इज डार्क ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ टैनिन्स, रेजिन्स एंड एरोमेटिक ऑयल्स. ओके, सेंट्रल रीजन ये जो पुराने वुड होते हैं ना, उसमें वाटर मिनरल्स कैरी नहीं होते, बिकॉज they take a permanent size and shape, so they deposit tannin, resins and aromatic oils. So it becomes hard, durable and resistant to the microbes and insects, so it doesn't allow this. So that's why it is known as the heartwood. ये old trees का होता है. पुराने trees में जितना ट्री पुराना होते जाएगा उतना सेंट्रल रीजन डार्क 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 होते जाएगा. अगर आप देखोगे तो ये पूरा ऐसा सेंट्रल रीजन है, वो एकदम डार्क है. ये बाहर का रीजन देखो, ये वाला ये लाइट है, तो यहाँ पे आपका जाइलम वेसल रहेगा. ओके, गेट इन दिस. सो ये वाले वुड को हम लोग क्या बोलेंगे? वी कॉल दिस एज द हार्टवुड. ठीक है, एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट्स इन दिस? ये लिख लो सब बराबर अच्छे से. नमस्कार. सहा खूप आहे. इथे समोरच बघा, तिथेच आहे, टेबलवरच आहे. outermost covering of the trunk will be what? It will be known as the bark of a tree ना. तो वही तो अभी सीखना है, which is the last part. वो bark है आपका. Done with this. चलो, ये हो गया आपका हार्टवुड. एंड द पेरिफेरल रीजन हियर विल बी लाइटर इन कलर, जो मैंने यहाँ पे मार्क किया था ये वाला. सो बिकॉज इट कंडक्ट्स द वाटर एंड मिनरल्स, सो इट इज नोन एज द सैपवुड. सैपवुड इसके लिए नाम दिया क्योंकि वो क्या कंडक्ट कर रहा है? वाटर एंड मिनरल्स, एंड वाटर एंड मिनरल्स टुगेदर इज नोन एज व्हाट? सैप. इसके लिए वो वुड को नाम दिया है सैप. समझ में आ रहा है? सैपवुड इसके लिए बिकॉज द पेरिफेरल रीजन इज गोइंग टू बी लाइटर इन कलर एंड कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल्स. Sir, हाँ. sir, so the hardwood won't be conducting any water or minerals. Yes. So it will be conducted only by the sapwood. तो हार्डवुड में पूरा स्टोरेज होता है. इसके लिए कभी रेजिन्स और ये सब निकालना होता है ना, तो दे टेक अ कट सेक्शन टिल दिस रीजन, एंड तक कट लेते हैं वो, so that you know from here the tannins or whatever secretions which we want from a particular wood, that will start coming out. Okay, Yes, sir. ठीक है. So this is the sapwood. बस अब ये लास्ट पार्ट आता है, that is the cork cambium. I hope everyone is getting this. सबको समझ रहा है ना ये sapwood क्या होता है और heartwood क्या होता है? Yes, sir. Good. ठीक है. Now just a second. Okay, चलो. Now next part which is the cork cambium. अभी थोड़ा ध्यान दो इधर.
आई नो गौरव, इट्स रियली इंटरेस्टिंग. सर वुड फ्लोट क्यों होता है? ओके, सोहम इज आस्किंग सर वुड फ्लोट क्यों होता है? व्हाई वुड फ्लोट्स? एनीवन? Density is less than water. वेरी गुड, फैंटास्टिक, ब्यूटीफुल. सो डेंसिटी, बॉयंसी भी होता है लेकिन डेंसिटी कम होता है. बॉयंसी में क्या होगा ना, फिर प्रॉब्लम ही आता है गौरव कि फिर देन डज इट ट्रैप द एयर, ऐसा क्वेश्चन आएगा ना बॉयंसी का हम लोग बात करेंगे तो. बट इट डजंट. बट द डेंसिटी ऑफ द वुड इज लेस देन द वाटर. दैट इज व्हाई इट स्टार्ट्स फ्लोटिंग. ओके, चलो अभी कॉर्क कैम्बियम जो बाहर का जो आपने देखा ना ये वाला, कैन यू सी दिस डार्क ब्राउन कलर? ये फोटो में दिख रहा है आपको, देखो ये वाला पूरा. सो दिस इज बेसिकली द कॉर्क कैम्बियम. तो ये कैसे बनता है? राइट नाउ वी हैव दीज लेयर्स, आउटरमोस्ट लेयर दैट इज एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस एंड कॉर्टेक्स. बराबर है. अंदर की तरफ यहाँ पे ये क्या है? व्हाट इज दिस? येलो कलर का दिख रहा है ये. वेरी गुड. सो दिस इज कैम्बियम, वैस्कुलर कैम्बियम हम लोग इसको बोलते हैं. दिस वन इज द फ्लोएम. Okay, so this is secondary vascular tissue. ये पूरा secondary vascular tissue है. Now what happens while this particular tissue is growing, the splitting of the epidermal and hypodermal and cortical cells will take place here, and the cortex cells starts converting into a different layer that is known as phelogen. मतलब cortex के जो cells है, they start becoming thick. Okay. The cell wall becomes extremely thick, the cellular components are lost, and then it starts forming a structure known as the cork cambium or also known as the phelogen. Okay, उसके ऊपर और एक कॉर्टिकल सेल्स का लाइनिंग बनता है. मतलब ये कॉर्टेक्स सेल्स अपने तरफ से चेंज होना चालू हो जाएंगे. So the lining which is formed here is known as the phloem or also called as the cork, and the lining which is formed below the cork cambium is known as the pheloderm or secondary cortex. मतलब क्या हुआ यहाँ पे नीचे की तरफ, here in this particular region, the primary xylem and phloem is getting developed into a secondary xylem and phloem. And while it is developing into a secondary xylem and phloem, it has formed what? Vascular cambium, which is known as the secondary vascular tissue. जैसे ही xylem और phloem secondary vascular tissue बनाना चालू करेगा, cortex of the stem will start forming the secondary tissue. तो cortex के cells में होता है differentiation. It starts cracking down and then it starts differentiating. So the group of bunch of cells will initially form a structure or a lining of the cell called as the phelogen or cork cambium. यानी सबसे पहले cork cambium बनेगा. जैसे नीचे vascular cambium बना है वैसे cortex की वजह से क्या बनेगा? cork cambium. Immediately around the cork cambium, the further cortical cells will form the phloem or cork, और नीचे की तरफ towards the secondary vascular tissue, it's going to form pheloderm or also known as the secondary cortex. ठीक है? And this entire structure together is known as periderm. इसको पूरे structure को हम लोग बोलते हैं periderm. पेरी मतलब अराउंड, डर्मा मतलब स्किन. सो एक्चुअली वो पूरा बाहर का लाइनिंग या लेयर बनाना चालू कर रहा है. सो कॉल्ड एज अ पेरिडम. ठीक है. सो दैट इज आल्सो कॉल्ड एज द बार्क ऑफ अ ट्री. और ये बार्क के ऊपर यहाँ पे जो क्रैक होने के बाद जो स्पेस आया है ना, सो दैट स्पेस विल हैव दिस माइन्यूट ओपनिंग्स नोन एज द लेंटिसेल्स. एंड लेंटिसेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट? फॉर ट्रैपिंग द air, plus also can be helpful for exchange of gases, plus transpiration can also take place. So that's called as the lenticular transpiration. So this is how it will look like. Can you see this? ये आपने देखा होगा ना, इसके बीच में उंगलियां डाल के इसको कुरेदते रहते हैं हम लोग और उसको निकालते हैं. तो जो आप निकालते हो ना, that is actually the bark of a tree. मतलब क्या है ये जो बाहर का लेयर हम लोग निकालते हैं ना, उसको बार्क ऑफ अ ट्री बोलते हैं हम लोग. मतलब ये कौन सा टिश्यू बन गया आपका? यस, देखा वो वैस्कुलर कैम्बियम था, वैसा ये क्या हो गया? पेरिडम. वेरी गुड. और ये क्या हो गया? वैस्कुलर कैम्बियम में तो कॉर्टिकल कैम्बियम ना. हाँ, गम इज बेसिकली डिपोजिशन, दीपंकर, जो बीच में रहता है ना, जो मैंने बताया आपको, टैनिन्स रेजिन्स डिपॉजिट होते हैं, तो वैसे गम भी डिपॉजिट होगा. करेक्ट. जो दैट इज विच टाइप ऑफ वुड विच डिपॉजिट्स ऑल दीज इंग्रेडिएंट्स, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? हेलो. वुड में जिसमें हार्टवुड. वेरी गुड. सो इट्स कॉल्ड एज द हार्टवुड. तो उसके अंदर भी गम रहेगा डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ प्लांट.
So bark is basically a non-technical term that refers to the all tissues exterior to the vascular cambium. So this one is the bark. So bark is equal to what? Peridum. और पेरिडम प्लस उसके साथ क्या आएगा? सेकेंडरी फ्लोएम. और पेरिडम में ही 3 लेयर्स आते हैं. कौन कौन से? फेलेम, फेलोजेन एंड फेलोडम. तो उसमें से सबसे पहला कौन बनेगा? फेलोजेन. फिर कौन बनेगा? फेलेम. फिर कौन बनेगा? फेलोडम. तो ये सब मिलकर बन जाता है बार्क ऑफ अ ट्री और कॉर्क ऑफ अ ट्री. क्लियर? समझा? यस सर. कुछ लिखना है इसमें? हेलो, ये चाहे तो ये फोटो निकाल के रखो, दैट विल बी बेटर. जस्ट गिव मी 2 minutes. हाँ, ओके चलो. आई होप एवरीवन हैज. नहीं, डायग्राम क्यों ड्रॉ कर रहे हो ऋतुजा? मैंने बोला फोटो निकालो सिर्फ. देयर इज वन समवन हु इज देयर विथ मी, इसके लिए मैं रुका था थोड़ा. ठीक है. सो दिस इज बेसिकली बार्क ऑफ अ ट्री और कॉर्क ऑफ अ ट्री. सो व्हाट इज बार्क? बार्क इज नथिंग बट योर एंटायर पेरिडम. और पेरिडम किससे बनता है? सो पेरिडम इज बेसिकली, अच्छा, पेरिडम विल बी फॉर्म बाय दोस 3 टिश्यूज. ओके. सो बार्क इज पेरिडम प्लस सेकेंडरी फ्लोएम जो बाहर की तरफ था वो. एंड पेरिडम इज फॉर्म बाय फेलेम, फेलोजेन एंड फेलोडम. और ये सारे किससे बनते हैं? दीज आर ऑल द मॉडिफिकेशन ऑफ द कॉर्टेक्स सेल्स. कॉर्टिकल सेल्स विल स्टार्ट मॉडिफाइंग हियर. सो कॉर्टिकल सेल्स का होता है डिफरेंशिएशन. Okay, and then they are going to form this. While the differentiation takes place, it splits,
and that splitting will give rise to an opening called as lenticel. ठीक है, so this तरीके से ये bark of a tree. So as you can see here, lenticels being present here. So the cork cambium is impervious to water and air, so it will not allow the water to and air to enter in. That is why we have these small minute openings. क्योंकि cork से directly पानी या फिर air will not be trapped because there is deposition of suberin. Suberized cells होता है तो they will not allow any substance to enter in. And therefore cork cambium cuts off loosely arranged parenchymatous cells to form a minute opening on the outer layer called as the lenticels. ठीक है, तो छोटा सा एक lens shaped opening बन जाता है in the epidermis, so that is known as the lenticels. And lenticels are responsible for exchange of gases, and there is one more mechanism known as lenticular transpiration. ठीक है, तो तीन होते हैं एक्चुअली ट्रांसपिरेशन. वन इज स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, द अदर वन इज क्यूटिकुलर, क्यूटिकल की मदद से, एंड द थर्ड वन इज लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन. कम होता है लेंटिसेल से ट्रांसपिरेशन, सबसे ज्यादा स्टोमेटा से होता है. स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन इज मोर देन द लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन. ठीक है, सो बस ये है आपका इंपॉर्टेंट सेकेंडरी ग्रोथ्स. ठीक है, Sir, please show the last one. या आई एम शोइंग. डन. चलो, सेकेंडरी ग्रोथ इन द डाइकॉट रूट. रूट के ग्रोथ कैसे होंगे? तो अभी जितना स्टेम में होता है उस तरीके से तो नहीं होगा, ऑब्वियसली देयर विल बी अ डिफरेंस. सो अगेन वी आर गोइंग टू हैव अपिकल मेरिस्टेम व्हिच हैज इट्स ओन थ्री पार्ट्स. वन इज द प्रोटोडर्म, द अदर वन इज ग्राउंड मेरिस्टेम, एंड द थर्ड वन इज योर प्रोकैम्बियम. ठीक है, सो दीस आर द थ्री पार्ट्स व्हिच आर देयर. जस्ट अ मिनट, जस्ट गिव मी अ मिनट बॉयज. Just give me a minute, students.
मैं थोड़ा लेक्चर चलो। Okay, so students, are you all there? Hello. Okay, चलो लास्ट पार्ट है, फटाफट खत्म कर लेते हैं, then we will stop. Now this is basically the secondary growths found in the dicot root, right? So again we start with the apical meristem, which is the primary growth. Primary growth will now give rise to the secondary. So उसमें आएगा number 1 protoderm, then ground meristem and then procambium, the one which we have seen earlier in the stem, same वैसा ही होगा. So this is going to form your primary meristem. Now primary meristem will develop into the tissue. जैसे protoderm से बनता है epidermis, ground meristem से बनेगा cortex and procambium से बनेगा pericycle, that is primary xylem and phloem. Okay, हाँ 2 मिनट सांगतो मी. ठीक है, so it's going to form the pericycle, that is procambium से बनेगा pericycle. Okay, so this is going to form the primary tissue and primary tissue obviously is going to develop into what? The secondary. तो इसमें बनेगा cork cambium and vascular cambium. But remember, stem में cork cambium was formed by cortex and vascular cambium by pericycle, but here both are formed by the pericycle itself. So that is the difference between the root and stem. Okay, so we call this as lateral meristem, and cork cambium will develop the periderm and vascular cambium will develop secondary xylem and phloem. So this is known as the secondary tissue. फर्क समझ में आ रहा है? सेम चार्ट है, कोई फर्क नहीं है. The only difference is कि cork cambium and vascular cambium is formed from the pericycle only in the roots, right? But in stem it was slightly different. Okay, मैं आपको कल मैसेज करता हूँ. क्लियर एवरीवन? समझ में आ रहा है सबको ये? हेलो, हाँ चलो अब इसको फटाफट कॉपी कर लो फास्ट. फिनिश्ड? हो गया क्या? Yes, sir. Sure. So this is how the secondary growths will be seen. So again डाइकोट रूट का अगर ट्रांसफर सेक्शन हम लोग याद रखते हैं तो उसमें ये सब टिपिकल था ना, एपिब्लेमा था, फिर रूट हेयर्स थे, करेक्ट. देन वी हैड दी कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के अंदर था एंडोडर्मिस, फिर आएगा आपका पेरिसाइकल, है ना, कैस्पेरियन स्ट्रिप वगैरह था. ठीक है, सो हियर वी आर गोइंग टू हैव दिस conjunctive tissue, that is called as the conjunctive tissue or connective tissue, and here we are going to have the xylem. Protoxylem is outside, metaxylem is inside, then we are going to have the phloem. Okay, the important structure here for the secondary growths is the pericycle. Okay, so the pericycle is going to form the entire vascular cambium. ठीक है, तो पूरा पेरिसाइकिल से वैस्कुलर कैम्बियम बनना चालू हो जाएगा. As you can see here, the pericycle is developing the entire vascular cambium. So it involves the cortex also, cortical cells also. तो यहाँ से ऐसा ही येलो कलर के जो सेल्स दिख रहे हैं आप लोग को ना, the one which is involving cortical भी नहीं बोल सकते हम लोग उसको, बेसिकली ground tissue, conjunctive tissue के cells. So they are also getting modified to form the vascular cambium. Correct? तो जिसमें xylem and phloem will also be involved. Okay? अच्छा, स्टेलर रीजन में क्या होता है? Let us try and understand this. स्टेलर रीजन मतलब स्टील, हम लोग रूट की बात कर रहे हैं, तो स्टील में एग्जैक्टली क्या होता है? तो ये जो येलो कलर का सेल्स हम लोग दिखा रहे हैं ना, दीज आर द मॉडिफिकेशंस, मतलब ये धीरे धीरे डेवलप होते जा रहा है इन द सेकेंडरी ग्रोथ. सो वी हैव द पेरिसाइकल हियर, देन देयर इज प्रेजेंस ऑफ द xylem हियर लाइक दिस, radially arranged xylem. So we are going to have the primary xylem, and then of course we are going to have the phloem which is arranged at a different radii. So this is known as the primary phloem. Now this primary xylem and primary phloem will grow and develop into a secondary tissue.
ओके तो यहाँ पे सेकेंडरी टिश्यू बनना चालू हो जाएगा. सो द वेस्कुलर कैम्बियम इज फॉर्म्ड हियर, and because of this formation of the vascular cambium, now the secondary growths are getting formed. So as you can see here, development of the secondary growths is taking place like this, and because of the development of the secondary growths, it again splits. तो ये split होना चालू हो जाएगा like this. Correct? So all the secondary growths will move outwards and primary growth will remain inside, and thus it increases the girth of the root. तो root का भी girth बढ़ते जाएगा. मतलब प्राइमरी सारे ग्रोथ्स अंदर रह गए, सेकेंडरी ग्रोथ्स बाहर आ गए, शिफ्ट हो गए. तो पेरीसाइकल भी शिफ्ट हो गया. इस तरीके से ये होता है. सो वी हैव सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम एंड अ पेरीसाइकल बीइंग फॉर्म्ड हियर. और प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम आपका अंदर ही है, वो कहीं शिफ्ट नहीं हुआ. ठीक है. सो दिस इज हाउ द यू कैन से secondary growth, that is vascular cambium, will be formed in the roots. ठीक है. And then extrastellar region मतलब बाहर का region, जैसे epiblema है. Okay, we have the cortex, we have the endodermis, we have the pericycle, we have the stele. So ये stellar region हो गया. ये बाहर का जो region होता है जिसको बोलते हैं हम लोग extrastellar. अभी stele जैसे जैसे grow होते जाएगा वैसे वैसे ये extrastellar region भी grow होते जाएगा. Okay, so इसका भी growth होना चालू हो जाएगा. And the cells are getting replaced here, so they are going to form cortical cells है ना, तो वो बनाएंगे phelogen, that is called as the cork cambium. ठीक है. फिर उसके बाद दूसरा लाइनिंग बनेगा of another cortical cells, that's called as the phloem or also called as the cork. And then the third one which is formed in the inside of the phelogen, that's called as the phloderm or the secondary cortex. Same जैसा हम लोगों ने स्टेम में देखा था वैसा ही फॉर्मेशन होगा. Okay, so this is phloem, phelogen and phloderm together is going to form your periderm. तो ये बनेगा आपका extrastellar region का growth. ठीक है. So this is your extrastellar region का growth, sorry, extrastellar growth which is other than stele. स्टील का तो ग्रोथ हम लोगों ने पहले देख लिया, जिसमें किस तरीके से स्टील ग्रो हो रहा है बाय फॉर्मेशन ऑफ द सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम व्हिच शिफ्ट्स आउटसाइड टू फॉर्म द वैस्कुलर कैम्बियम. जाइलम और फ्लोएम इज अ वैस्कुलर टिश्यू, तो उससे जो कैम्बियम बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे वैस्कुलर कैम्बियम. और simultaneously when the stellar region is developing, extrastellar region also develops. So extrastellar region will develop into the periderm. तो periderm कैसे बनेगा? By maturation or differentiation of the cortical cells. तो ये सारे cortical cells differentiate होके ये structures बनाना चालू कर देंगे. ठीक है? So this is about the chapter. Yes, this chapter also you can write in the form of a flowchart. Diagrams important है. Diagram के ऊपर based कभी-कभी questions आते हैं MCQs में. और बाकी ये phelogen, pheloderm, phloem वगैरह ये सब याद रखो. Important for MCQ point of view. ठीक है? So this has now completed your chapter of anatomy of flowering plants. So दोनों chapter हो गए हमारे morphology as well as anatomy of flowering plant. The next chapter which we are going to start from tomorrow is your locomotion and movement. जिसमें बोन्स का स्ट्रक्चर अपने को पढ़ना है, बोन्स. ओके, सो दैट वी विल स्टडी. तो सेकंड जो चल रहा है औरंगाबाद वालों का सेकंड ट्रैक, उसमें वी आर गोइंग टू हैव नर्वस कोऑर्डिनेशन, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, और उसके बाद रहेगा आपका मूवमेंट एंड लोकोमोशन और लोकोमोशन एंड मूवमेंट. ठीक है, डन. चलो, थैंक यू वेरी मच. बाय बाय, सी यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल. थैंक यू सर. पढ़ाई करो ये चैप्टर का अच्छे से. हाँ, बाय बाय. Thank you, sir. यस, बाय बाय.